हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय एसआरडी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो होता है 1:2:1। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 50 से 70%, कितनी 50 से 70% ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती हैं। तो इस प्रकार हम ये याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:2:1 होता है। और हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 50 से 70% ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो 17 किलो जूल अथवा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड का आधारभूत सूत्र होता है CH2O और इस पूरे का N। मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज। इनको हम याद रख सकते हैं GFG से। G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज और G से गैलेक्टोज। ये तीनों ही हेक्सोस शर्करा कहलाते हैं, यानी कि इनके अणुसूत्र में कार्बन परमाणु की संख्या 6। मोनोसेकेराइड के अन्य उदाहरण हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोस, थ्रियोस, राइबोस, एरेबिनोस। हमें विशेष तौर से राइबोस को याद रखना है। राइबोस है वो एक मोनोसेकेराइड है। यहाँ ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस का मतलब है यहाँ की कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है इनके अणुसूत्र में। पेंटोस का मतलब यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है। टेट्रोस का मतलब कि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। ट्रायोस का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। दूसरा है हमारा डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड क्या होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनको जल अपघटित करने पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। और हम इसको अन्य तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यह मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। हम इनको याद रख सकते हैं SML से। यहाँ S से हो गया सुक्रोज, M से माल्टोस, L से लैक्टोस। तो इस प्रकार डाइसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। अगला है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। कितनी? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ। पॉलीसेकेराइड के आधारभूत सूत्र हैं C6H10O5 और इस पूरे के मल्टीपल में N। और पॉलीसेकेराइड को हम अन्य प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यह अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं स्टार्च, जिसे मांड भी कहते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। ये विशेष तौर से याद रखना है। आगे हम इन सेकेराइडों के उदाहरणों के कुछ मुख्य पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो पहला ही है हमारा मोनोसेकेराइड। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज,
फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज में हम पढ़ते हैं कि ये फलों में मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। तो ग्लूकोज के बारे में विशेष बात यह है कि यह अंगूर तथा शहद में मिलता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। दूसरा मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में क्या विशेष है कि यह धीरे धीरे आंतर कोशिकाओं द्वारा प्रचूषित होता है और यह शरीर में पहुंचते ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रक्टोज के बारे में विशेष बात क्या है कि यह धीरे धीरे आंतर कोशिकाओं द्वारा प्रचूषित होता है और शरीर में पहुंचते ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में हम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। तो सुक्रोज को टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, यानी टेबल शर्करा है वो सुक्रोज को ही कहा जाता है। अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, वो हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होता है हमें? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज है यह गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। तो सुक्रोज किस किस में पाए जाते हैं? विशेष रूप से गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में। दूसरा डाइसेकेराइड है माल्टोज, जिसे जो शर्करा या माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज का अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज की दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, यानी कि दोनों ही इकाइयाँ ग्लूकोज की प्राप्त होती हैं। माल्टोज के बारे में एक विशेष बात है कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तो माल्टोज की खास बात क्या है कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तीसरा डाइसेकेराइड है लैक्टोज। यह दूध में पाया जाता है। लैक्टोज को हम लैक्टोज शर्करा भी बोलते हैं। तो लैक्टोज शर्करा है वो दूध में पाई जाती हैं। अगर हम लैक्टोज का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक ग्लूकोज और दूसरी गैलेक्टोज। तो हम याद रखेंगे कि लैक्टोज का जल अपघटन करवाने पर ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज प्राप्त होता है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये क्या है? मोनोसेकेराइड हैं। तो इस प्रकार हम मुख्य बातों को याद रखेंगे कि टेबल शर्करा है वो सुक्रोज को कहते हैं, और माल्टोज को जो शर्करा या माल्ट शुगर भी कहते हैं, और लैक्टोज है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा हैं। आगे हैं पॉलीसेकेराइड। तो पहला ही पॉलीसेकेराइड है मांड, जिसे स्टार्च भी बोलते हैं। यह सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू, शकरकंद में मिलता है। दूसरा पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है वो जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में विशेष बात क्या है कि ये जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है। तीसरा पॉलीसेकेराइड है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में विशेष बात क्या है कि वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये याद रखना है। सेलुलोज जल में अघुलनशील होता है। चौथा पॉलीसेकेराइड है काइटिन। काइटिन क्या करता है कि ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण कौन करता है? काइटिन पॉलीसेकेराइड। काइटिन पॉलीसेकेराइड वो जल में अघुलनशील हैं। तो इसमें हम ये याद रखेंगे कि सेलुलोज और काइटिन ये दोनों ही क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, और कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती हैं, और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल है वो काइटिन से निर्मित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। तो हम ये याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना,
विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना।